नमस्कार। आप सबों का वंस अगेन बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए एक महान दार्शनिक चिंतक, महान सुधारवादी अप्रोच रखने वाले, विश्वविख्यात अप्रोच, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्क्सवाद। जिस मार्क्सवाद ने समाजवाद और फिर साम्यवाद की संकल्पना की, उसमें एक चिंतन है मार्क्सवाद का मानववादी चिंतन। जी हाँ, मैं इस समय एक अमूल बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा, जो मार्क्स जब वो तरुण थे, जब युवा थे, तब उन्होंने सोचा था और उन्होंने अपनी एक पुस्तक में बेहतरीन तरीके से यह स्पष्ट करने की कोशिश की थी। उस पुस्तक का नाम था इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल, ठीक है, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844। वास्तव में ये एक किताब नहीं, एक पांडुलिपि थी। और ये मतलब समझ लीजिए तब प्रकाशन में आया था जब 1930-32 के दरमियान एक और भी टर्की के एक मार्क्सवादी अप्रोच रखने वाले जॉर्ज ल्यूकार्च या कुछ व्यक्ति थे, उनका नाम शायद जॉर्ज ल्यूकार्च ही था। जॉर्ज ल्यूकार्च, जिन्होंने अपनी इसी विचारधारा को, इसी कंसेप्ट पे 20वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक में उन्होंने पूंजीवाद समाज में किस प्रकार से परायेपन और वस्तुओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन जो होता था, मतलब जड़ वस्तुकरण, उन पर एक लेख लिखा था। हालांकि उनका लेख उतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन जब मार्क्स का ये जो 1844 में ही लिख दिया गया था, ठीक है, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844, तब जब वो प्रकाशन में आया, तब उनकी एक मान्यता और बढ़ गई। तो इसी पर आज मानववादी, मार्क्स का मानववादी चिंतन बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर जिक्र होगा। देखिए, सबसे पहले पूंजीवाद की जगह समाजवाद लाना, ये तो मार्क्सवादी सब चाहते हैं, लेकिन तरुण मार्क्स का विचार कुछ अलग था। वो चाहते थे कि पूंजीवाद के जगह पर कोई और वाद आए। स्पेशली उन्होंने साम्यवाद की बात शुरुआत में तो नहीं की थी, लेकिन वो चाहते थे कि पूंजीवाद तो जरूर से जरूर खत्म हो, क्योंकि पूंजीवाद वास्तव में, वो चाहते थे कि पूंजीवाद का अंत हो और साथ ही साथ जो बेबस मनुष्य है उसकी स्वतंत्रता पर भी तो ध्यान दिया जाए। आखिर मनुष्य बेबस क्यों हो गया? जब आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी थिंक अबाउट दैट कि हाउ डीपली एनालाइज द सिस्टम बाय युवा मार्क्स। तरुण मार्क्स के द्वारा सिस्टम का कितना बेहतर एनालिसिस किया गया है, उस पर मैंने कुछ स्लाइड को छाट कर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, आपको मानववादी पक्ष पर विशेष बल दिया जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि केवल उत्पादन प्रणाली में पूंजीवाद की जगह समाजवाद लाना ही नहीं है, बल्कि बेबस मनुष्य जो आखिर बेबस का शिकार हो चुका है, उसकी स्वतंत्रता छीन चुकी है, लोप हो चुकी है, प्रकृति से बेचारा वो अलग हो चुका है, कैसे उसको वापस दिलाया जाए। निजी संपत्ति और मानवीय परायेपन का नितांत उन्मूलन, स्वयं मनुष्य के लिए एक मानवीय प्रकृति का जगह बनाना, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग मानववादी चिंतन ऑफ मार्क्स का अध्ययन करेंगे। उससे पहले आपको समझना होगा प्रकृतिवादी क्या होता है। देखिए, प्रकृतिवादी का सीधा मतलब है जब मनुष्य स्वयं प्रकृति का हिस्सा होता है। और इस स्तर पर मनुष्य करता क्या है? वह वास्तव में एक जैव वैज्ञानिक विकास का प्रोसेस समझता है अपने आप को, और वह प्रकृति के जो ताम झाम है, जो नियम है, उनके नियमों से बंधा रहता है। लेकिन मानववादी अप्रोच में मनुष्य भौतिक प्रकृति और सामाजिक जीवन के नियमों का एक तरह से पूरा तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और वह इस ज्ञान की सहायता से ही अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में, अर्थात नववादी या मानववादी अवस्था में, मनुष्य प्रकृति का दास नहीं रहता है, बल्कि वह अपनी नियति का खुद इंजीनियर हो जाता है। उसमें वो मॉडिफिकेशन कर सकता है, खुद वो अपनी नियति का मालिक बन जाता है।
तो अब हम लोग स्टार्ट करें टू द पॉइंट, अलगाववाद की संकल्पना। यूपीएससी ऑलरेडी इस पर 2 बार 3 बार पूछी है पॉलिटिकल साइंस के मेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले अलगाववाद की संकल्पना को आप कैसे मतलब स्टार्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मार्क्स का इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844, इसका प्रधान विषय यही है, अलगाववाद की संकल्पना। जो इस मैन्युस्क्रिप्ट में सबसे अगर ज़्यादा विशेष बल दिया गया है तो दैट इज एलिनेशन, कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन का जो सिद्धांत है उस पर, परायापन। ये परायापन वास्तव में अगर सोचेंगे कि ये वास्तव में इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 का जो विषय है, वो बाद में जो मार्क्स आए हैं, मतलब वही मार्क्स जब बूढ़ा हो गया तो उनके जो विचार में जो अंतर आया वो किस प्रकार से डिफरेंट है। क्योंकि जब आप पहले शुरुआत में, तो आपको पता होगा कि पहले आप बूढ़े मार्क्स के विचारों को समझते हैं, पढ़ते हैं, किस प्रकार से वो राज्य की अवधारणा कंसेप्ट देते हैं, पूंजीवादी क्या है, पूंजीवाद का अप्रोच क्या है, सरवारा, उसके बाद बुर्जुआ, दोनों में आपस में कन्फ्लिक्ट क्यों होता है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, राज्य की संकल्पना, आधार, संरचना, उसके बाद हीगल के विचारों को उलट देना, और ओवरऑल द्वंदात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, तमाम प्रकार की जो सोच थी उसको अलग हटाते हुए ये कुछ अलग ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना क्या है, मार्क्स, तरुण मार्क्स का, वो चाहते हैं कि मनुष्य जो है अपने परायापन या अपना जो अपनापन था उसको वापस प्राप्त कर ले। जब आप बाद के पूंजीवाद प्रणाली का अध्ययन करेंगे, बाद के मार्क्सवादी यानी बूढ़े मार्क्स कहें या प्रवर्ती मार्क्स कहें, तो उन्होंने अपने फोकस को पूंजीवादी प्रणाली का विश्लेषण में लगा दिया। उन्होंने अधिनायक तंत्र के दृष्टिकोण से स्पष्ट किया कि किस प्रकार से सर्वहारा का जो अधिनायक भाग होगा, किस प्रकार से वो साम्यवाद को आगे बढ़ाएगा। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य में अपनापन होता ही नहीं, खत्म हो जाता है। लोग बेगाने से घूमने लगते हैं, भटकने लगते हैं। वह अपनी रचना से, अपनी प्रकृति से, अपने समाज से, यहाँ तक कि अपने आप से भी पराया हो जाता है। अतः उसके अपनेपन, अपना जो नेचर था, उसको वापस प्राप्त करने के लिए पूंजीवाद का अंत होना बहुत ही जरूरी है। और पूंजीवाद के अंत के से पहले उन्होंने, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हंगरी का एक मार्क्सवादी विचारक जॉर्ज ल्यूकास था, उन्होंने 1885 से 1971 के दरमियान जो कुछ लिखा, जो कुछ समझा, ये विचार ऑलरेडी मार्क्स के विचार थे। हालांकि मार्क्स का वो विचार प्रकाशन में नहीं आया था। जॉर्ज ल्यूकास के बाद जब वो प्रकाशन में आया तब उनको समझा गया और उनको फिर जगह मिली। तो जब मार्क्स की इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट छपी तो उसमें कुछ बातें आपको समझ लेनी है। उन्होंने किस प्रकार से परायेपन की पहचान की है। देखिए, उनको परायेपन के 4 स्तरों में उन्हें बांटा। मनुष्य किस प्रकार से परायेपन का शिकार होता है। सबसे पहला, मनुष्य अपनी रचना के साथ साथ अपनापन रख ही नहीं पाता है। मनुष्य अपनी रचना के साथ अपनापन नहीं रख पाता है। पूंजीवादी समाज में कामगार से यह नहीं पूछा जाता है कि आप किन वस्तु का उत्पादन कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, किसके लिए कीजिएगा, कितना कीजिएगा। यह उसका काम, उसके रचनात्मक कार्य का संतोष देता ही नहीं है। जैसे कि सपोज, अगर सामंतवादी समाज में आप एक कामगार की भूमिका देखेंगे तो एक कामगार अगर किसी कमीज को बनाता था तो उसे संतोष होता था कि उसने एक उपयोगी वस्तु बनाया है, उपयोगी या कलात्मक वस्तु बनाई है, शायद व्यक्ति विशेष के लिए बनाई है, और जिसे वह उस कमीज को पहने हुए देख सकता है, तब उसको यह एहसास होता है कि यह रचना मेरे किसी व्यक्ति के काम आया। उससे वह अपनापन का महसूस करता है। लेकिन अगर इसके विपरीत हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत विचार करें तो कोई कामगार पूरी कमीज बनाता ही नहीं है। कोई कॉलर कोई और बना रहा है, कोई जेब कोई और बना रहा है, बटन कोई और लगा रहा है, ब्रांड कोई और कर रहा है और बेच कोई और रहा है। तो पूरी कमीज के साथ कोई अपनापन तो रहा ही नहीं।
कौन पहनेगा, कैसे पहनेगा, उस पर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, उस पर उसका कोई हक नहीं है। इस प्रकार मनुष्य अपनी रचना से पूरी तरह से अलग हो जाता है। दूसरे आधार पर अगर हम बात करें, मनुष्य प्रकृति से प्रायः किस प्रकार होता है। देखिए, मनुष्य प्रकृति से प्रायः तब होता है जब वह मशीनों के पीछे छिप जाता है। दिन रात मशीन मशीन मशीन, मशीनों पर काम करने करने के प्रति उसका इतना मतलब लगाव तो नहीं कह सकते हैं, मतलब वो कट जाता है प्रकृति से, उसका प्रकृति से संबंध टूट जाता है। चांद चंद्रमा, प्रकृति की जो रमणीय दृश्य है, वातावरण का जो रस है, खेत खलिहान, बाग बगीचा, फसल कटने, किसान जिस प्रकार से मेल मिलाप कम घूमते थे, नाचते थे, त्यौहार मनाते थे, इत्यादि प्रकार की जो तमाम प्रकार की जो प्रकृति से नेचुरल जो गिफ्ट था, उस प्राकृतिक के नेचुरल गिफ्ट्स को आखिर किसने छीन लिया? तो ये मशीनों ने छीन लिया है। और उसमें बस वो बना बनाया जीवन, मतलब एक तरह से जो एक रास्ता थी, मतलब समरूपता आ जाता है उसमें, कोई मतलब विविधता ही नहीं रहती है उसके काम में। इस प्रकार वो प्रकृति से दूर हो जाता है। तीसरा है, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतिस्पर्धा इतना ज़्यादा होता है, इतना कंपटीशन होता है कि मनुष्य अपने भाई का भी भाई नहीं रहता है। सारे मित्र, सारे सखा, सारे उसके जो बगल में काम कर रहे हैं, सब उनके एक तरह से गला काट प्रतिस्पर्धा के कारण दुश्मन जैसे लगते हैं। अपने सहचरों से उसका कोई हार्दिक संबंध नहीं रहता है। इस प्रतिस्पर्धा का लाभ दूसरे की हानि, एक की लाभ दूसरे की हानि बन जाती है, और इससे पैदा होता है हितों का संघर्ष। एक मजदूर बीमार पड़ता है तो उसकी जगह दूसरे को बैठा दिया जाता है और उससे उसका काम छीन जाता है। यही है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का तीसरा सबसे बड़ा दोष। और फाइनली जब हम बात करेंगे चौथे प्रणाली की, तो मनुष्य अपने आप से भी पराया हो जाता है, क्योंकि व्यवस्था का साम्राज्य उसके जीवन को पशु जैसा बना देता है, जिसमें ना तो साहित्य होती है, ना कला, ना संस्कृति, ना कोई किसी के प्रति अभिरुचि। पूंजीवादी प्रणाली मानवीय प्रतिभा और उसके जो गुण हैं उसको सबको नष्ट कर कर उसको वास्तव में मशीन का दास बना देती है। पूंजी और संपत्ति के निजी स्वामित्व से पैदा होती है ऐसा लगता है, लेकिन स्वयं पूंजीपति भी इससे बच नहीं पाता है। पूंजीवादी व्यवस्था जो है केवल मजदूरों, श्रमिकों या फिर सर्वहारा वर्ग के लिए ही दिक्कत नहीं है, बल्कि यह पूंजीपति वर्ग के लिए भी बहुत ही कठिनाई पैदा कर देता है। उसको मुद्रा का गुलाम बना देता है। 100 के 99 के चक्कर उसके पीछे पड़ जाते हैं, और इस प्रकार वह अधिक से अधिक लाभ कमाने की लालसा में रात दिन परेशान, चैन खो देता है, और उसके पीछे सारे के सारे मानवीय गुण शून्य होते चले जाते हैं। अतः संपन्नता के बीच वह सच्ची स्वतंत्रता से वंचित हो जाता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जब से मार्क्सवादी चिंतन में परायेपन के सिद्धांत को जगह मिली है, प्रमुखता मिली है, तब से मार्क्सवादी विश्लेषण में एक नई नई प्रवृत्ति देखने को आ रही है। जीवन या सामाजिक जीवन में दो स्तरों की पहचान की जाती है, एक बेस, दूसरा सुपर स्ट्रक्चर, यानी आधार और अधिसंरचना। भवन से मिलते जुलते आप इसको समझिए। समाज के आर्थिक जीवन या उत्पादन प्रणाली को ही उसका आधार मान लिया गया है, और बाकी जो राजनीति, कानून, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, ये उसके ऊपर टिकी हुई है। अगर आपने नीचे यानी आप अगर बेस को बदला तो ऊपर का जो अधिसंरचना है वो धीरे धीरे बदल जाएगा। ये था परंपरागत मार्क्सवादी स्वीकार करते थे कि जब कोई बेस में मौलिक परिवर्तन होगा, अर्थात जब उत्पादन प्रणाली अगर बदलेगी तो अधिसंरचना भी उसके अनुरूप ही बदलेगी। राजनीतिक, कानून, धर्म, नैतिक आदर्श सब के सब उसी के अनुरूप बदलेंगे। परंपरागत मार्क्सवादियों का विश्लेषण का जो केंद्र बिंदु था ना, वो समाज का आर्थिक और टेक्नोलॉजी आधार पे था। मतलब उस पर शॉर्ट में कहें तो देखिए, अधिसंरचना पर ज़्यादा बल नहीं दिया गया था। मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बेस है, सपोज बेस,
और इस पे टिकी है ढेर सारी चीज़ें। ये हो गया सोशल कल्चरल इकोनॉमिक, माफ कीजिए इकोनॉमी, सोशल कल्चर, रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं। ये अगर बदलता है तो इस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा परंपरागत मार्क्सवादी सोचते थे। ये केवल आर्थिक प्रणाली के चरित्र को ही दिखाते थे, परंतु जब परायेपन का सिद्धांत विकसित हुआ तब मार्क्सवादी चिंतन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने लगा कि मनुष्य और उसकी संस्कृति भी कहीं ना कहीं मार्क्सवादी विश्लेषण के अंदर निहित है। तो इसलिए केवल मार्क्सवादी विश्लेषण का जब करेंगे तो केवल और केवल राज्य की संज्ञा, राज्य के बारे में तमाम प्रकार की जो विचारधाराएं प्रस्तुत की जाती है और ये जो समाजवाद का जो कंसेप्ट दिया था वो मार्क्सवादी तो एक छोटा सा अंश है, लेकिन जब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मार्क्स के तरुण विचारों में था कहीं ना कहीं उसको इग्नोर किया जाता है। इसको अध्ययन करना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है वस्तुओं की जड़ पूजा, यानी कहे तो वस्तु के पीछे भागना। मार्क्सवादी चिंतन के अंतर्गत वस्तुओं की जड़ पूजा का विचार पूंजीवादी व्यवस्था की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था को व्याख्या करता है। क्या है ये? देखिए, जहां अलगाव का सिद्धांत, और ये जो आपने पढ़ा अलगाव का सिद्धांत, वो वास्तव में मानववादी चिंतन है, ह्यूमनिस्टिक थॉट है, जबकि वस्तुओं की जो जड़ पूजा का जो विचार है ना वो वैज्ञानिक चिंतन है, इट्स अ साइंटिफिक थॉट। और इसको आप दास कैपिटल में अध्ययन कर सकते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करने वाले जो लोग हैं एक विशेष सामाजिक संबंध से बन जाते हैं, जिसमें स्वयं मनुष्य नगण्य हो जाता है, मनुष्य की कोई भूमिका ही नहीं रहती है, मनुष्य को एरू गैरू नथु खैरू समझ लीजिए माना जाता है। ओवरऑल कह सकते हैं कि वस्तुओं का परस्पर संबंध मनुष्यों के परस्पर संबंध पर हावी हो जाता है। जैसे कि सपोज दर्जी और बढ़ई का परस्पर संबंध इस बात पर बल देता है कि बाजार में कोट और वस्तु, कोट का या फिर टेबल का, मेज का जो मूल्य है वो क्या है, इस बात का संकेत नहीं करता है कि दोनों वस्तु के निर्माण में अपनी अपनी निपुणता चाहिए, अपनी अपने गुण चाहिए, कौन कितना बेहतर तरीके से काम करता है, किसमें कितना श्रम लगता है, इससे कोई मतलब नहीं है। कमीज का और टेबल का कीमत क्या है, दैट्स इम्पोर्टेंट। मतलब एक तरह से कहे तो मूल्य जो है ना वो वस्तु के क्वालिटी और उसके जो क्रिएटर है उस पर कोई मान्यता नहीं देता है। यही है सबसे दुखद स्थिति जो वस्तुओं की जड़ पूजा को दिखाता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली मनुष्य के यथार्थ सामाजिक पर एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से मिथ्या संबंध की परत चढ़ा देता है। मतलब हम लोग झूठ मूठ का एक तरह से नकल या ढोंग करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप आर गुड, बट एक्चुअली सारे के सारे चीज़ जो है ओवरऑल देखा जाए तो मूल्य ही निदान तो करने लगता है। और इसके साथ ही साथ वस्तुओं का संबंध जो होता है, वो वस्तुओं के जो प्रभाव जो होते हैं वो मनुष्य के संबंध से ज़्यादा गहरा और ज़्यादा हावी हो जाता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणालियाँ मनुष्य के यथार्थिक संबंध पर एक तरह से मिथ्या परत चला देती है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता की संकल्पना में मार्क्सवादी क्या सोचता था। स्वतंत्रता के बारे में आखिर मार्क्स का क्या कहना था? क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने जितना भी अध्ययन किया एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य के जीवन के क्या जरूरी अंग होने चाहिए। एक मनुष्य पैदा होता है तो उसके क्या क्या अधिकार होने चाहिए, ये ह्यूमनिस्टिक थॉट है। और ह्यूमनिस्टिक थॉट में परायेपन का सिद्धांत आता है, स्वतंत्रता का सिद्धांत आता है, और वस्तु की जड़ पूजा को ध्यान से देखा जाए वैज्ञानिक अप्रोच वो भी आता है। तो स्वतंत्रता के बारे में देखिए, एक मानव दर्शन होने के नाते, आदर्शवाद नहीं बल्कि मानव दर्शन, मार्क्सवाद मूलतः मानव की स्वतंत्रता पर बल देता है। स्वतंत्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि आप जो चाहे वो करें, बल्कि उनका मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि मात्र से आप स्वतंत्र नहीं है। आपको अगर फिजिकली रूप से सब कुछ फिजिकल यानी कहें कॉमोडिटीज़ या फिर कहें एक्सटर्नल भौतिक सुख सुविधाएं मिल रही है, इसका मतलब आप स्वतंत्र है? नो। पिंजड़े, सोने के पिंजड़े में बंद तोता भी तो भोजन मिलता है, लेकिन क्या वो स्वतंत्र है? सब सुख सुविधाएं तो नहीं है, स्वतंत्रताएं उनका लोप हो जाता है। स्वतंत्रता उन वस्तुओं का निराकरण करना भी जरूरी है। स्वतंत्रता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मनुष्य को जो अमानवीय स्थितियां हैं
उसकी जो अमानवीय परिस्थितियाँ हैं जो उनको जीने के लिए विवश करती है, और जो भी इनको बेगानापन बनाता है अपनों से, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य प्रकृति के नियमों को तो बदल नहीं सकता है और ना ही अपने में नियंत्रण में कर सकता है, लेकिन मनुष्य केवल इन नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन तो कर ही सकता है, और वैज्ञानिक अध्ययन करने के पश्चात अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। तो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और विवशता में उन्होंने अंतर किया, और मनुष्य को यह कहा कि तुम प्रकृति के वैज्ञानिक अप्रोच को इस्तेमाल करो। और इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया अर्थ, स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि हम जिन नियमों के आगे विवश हैं उनकी वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करें और उन्हें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बना पाए। तो ओवरऑल यू कैन सिंपली से कि आगे चलकर जब इस तरह के सोच को व्यवस्थित किया गया तो मार्क्स के विचार को और भी प्रमुखता मिली। ओके, तो आई ऑलरेडी मेंशन अबाउट मार्क्स का जो विचार था, ये मार्क्स के हम लोग जो परंपरागत सोच है, जो क्लासिकल अप्रोच है, उसको हम लोग किसी एक्स्ट्रा वीडियो में पढ़ेंगे। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। Watch this video and share this video to your friends and fellows. Thank you once again.